ये जो 125 नंबर सवाल है ये 69 बीपीएससी के पीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया था, जिसमें आप देख सकते हैं खनिज संसाधन चैप्टर से ये सवाल पूछा गया है। पूछा है कि निम्न से कौन सा कथन सही है, और ये सवाल आसान कतई नहीं था। एग्ज़ाम में अगर आप इस सवाल को देखेंगे आपको रूम पर बैठकर ये आसान लग सकता है, एग्ज़ाम में ये बड़ा कठिन सवाल था। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। धारावार चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अब्रक कोडरमा में पाया जाता है। कडप्पा हीरा के लिए प्रसिद्ध है। कडप्पा क्रम की जो चट्टानें होती हैं, कुडप्पा दरअसल उसको कहा जाता है, वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। इस चार में से पूछा है कौन सा कथन सही है। यानी कि खनिज और संसाधन चैप्टर जो होते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस कहाँ से करें, अगर आपको मैं थोड़ा सा गाइडेंस दे दूँ उसके बाद हम लोग एमसीक्यू शुरू कर लेंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस दो जगहों से कीजिए, एक है घटना चक्र और दूसरा होता है यूपीएससी पीवाईक्यू। ये दो जगहों से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। एनसीईआरटी न्यू वाला अगर आपको एमसीक्यू का बुक मिलता है तो उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से सवाल की गारंटी होती है। घटना चक्र में बीपीएससी पीवाईक्यू को भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते तो बिहार स्पेशल का सवाल आपका खनिज संसाधन से गलत नहीं होगा, जो कि 1 से 2 सवाल गारंटेड होता है, पूछा ही जाएगा ज्योग्राफी में। तो आज हम लोग वीडियो में, इसी वाले वीडियो में यूपीएससी पीवाईक्यू के संसाधन और खनिज चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें विश्लेषण आधारित सवाल, फैक्ट आधारित सवाल सारे होंगे। आपसे आशा है कि आप वीडियो पूरा देखें और कुछ सीख कर जाएं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें खनिज और संसाधन चैप्टर से शुरू करना है। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस पर। इससे पहले के भी जितने भी वीडियो हैं ये यूपीएससी पीवाईक्यू नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए पहला सवाल क्या है, निम्न कथनों विचार कीजिए, ज़रा इसको ध्यान से देखिए। गुजरात भारत का विशालतम सौर पार्क है। सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा पार्क गुजरात में है। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। केरल का कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो 100% सोलर एनर्जी पर चलने वाला हवाई अड्डा बन गया था, जो न्यूज़ में था, इसीलिए पूछा गया है। अगला देखिए क्या है, गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला और तीसरा दोनों ही गलत दिया हुआ है। भारत का भादला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। भादला सोलर पार्क राजस्थान के सूखे और रेतीले क्षेत्र में स्थित है। भादला यूपीएससी का सवाल है, ये कहाँ पर है, ये राजस्थान राज्य में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। 14,000 एकड़ क्षेत्र फैला हुआ है। पार्क में 10 मिलियन से अधिक सौर पैनल हैं। 10 मिलियन से अधिक सौर पैनल हैं। 2245 मेगावाट विद्युत उत्पादन योगदान देते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। भादला राजस्थान में है, न कि गुजरात में है। केरल का कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दुनिया का पहला 100% सोलर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट बन गया है। 2015 में आधिकारिक तौर पर 12 मेगावाट सौर परियोजना शुरू की गई थी। अब ये दुनिया का पहला 100% सोलर आधारित इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के रामगुंडम में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है एनटीपीसी, इसने तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया था। वहाँ पर कहाँ पर, तो तेलंगाना में, इसलिए तीसरा भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका केवल दूसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कोयला नियंत्रक संगठन कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन सीसीओ की क्या भूमिका है। ये सबसे कठिनतम सवाल हुआ। अगर आपको खनिज संसाधन से पूछा जाए तो ये सबसे कठिनतम है। क्या है ये, खनिज संसाधन से जुड़े जो संस्थान काम करते हैं भारत में, उसके बारे में सवाल पूछा गया है। ये सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। यह बद्ध कायले लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटर भी करता है। यह कोयला युक्त क्षेत्रों का अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण भी करता है। यह सुनिश्चित करता है कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ता को कोयला का वितरण करें। ये कौन सा होगा, इसका आंसर नहीं पता होगा आपको, क्यों पढ़ेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को आप। 3 और 4 इसका सही हो जाएगा, पहला दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। देखिए क्या है कि कोयला नियंत्रण संगठन कब इसको स्थापित किया गया था, तो इसको बहुत पहले स्थापित किया गया था 1916 में।
भारतीय कोयला क्षेत्र के सबसे पुराने कार्यालयों में से एक है। इस कार्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कोयले की आवश्यकता की पूर्ति पर सरकारी नियंत्रण रखना। इसीलिए इसको प्रथम वर्ल्ड वॉर के समय में इसको स्थापित किया गया था। इसका कार्य क्या है तो देख लीजिए एक बार ध्यानपूर्वक इसके कार्यों को। क्या पता अगर बहुत ख़राब सवाल पूछना होगा तो यही कॉपी पेस्ट कर देगा। कोयले की श्रेणी, ग्रेड या आकार की शुद्धता सुनिश्चित करना कि भाई कोयला का किस श्रेणी का है, इसका आकार क्या है, इसकी शुद्धता कितनी है। कोयला खान में खनन किए गए सीम के कोयले के ग्रेड की घोषणा, रखरखाव के उद्देश्य निर्देश वगैरह भी यही जारी करता है। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मासिक कोयला डेटा भी प्रस्तुत करता है। कोयला नियंत्रक संगठन कैप्टिव कोयला, निग्नाइट ब्लॉकों के विकास, उनकी संबंधित उपयोग, परियोजनाओं की प्रगति, निगरानी सब कुछ यही करता है। कोयला युक्त क्षेत्र अधिग्रहण और विकास अधिनियम 1957 के तहत कोयला नियंत्रक इस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी है जो कोयला आधारित भूमि के अधिग्रहण से संबंधित केंद्र सरकार की अधिसूचना पर किसी भी आपत्ति को सुनने और केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु भी सक्षम बनाती है इस चीज़ को। यानी कि कोयला के संबंध में ये माय बाप है अपने देश का और बस कुछ नहीं है इसके बारे में। अगले सवाल पर चलते हैं जो बड़ा ही अद्भुत सा सवाल है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जरा आप लोग विचार कीजिए वीडियो को पॉज करके। मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। मोनाजाइट में थोरियम होता है। भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से होता है। प्राकृतिक रूप से भारत के जितने तट हैं सब जगह पर मोनाजाइट नेचुरली पाया ही जाता है क्या? यही तो लिखा हुआ तीसरा स्टेटमेंट। भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में तट पर पाए जाने वाले सभी रेतों में मोनाजाइट पाया ही जाता है। आपको पता है क्या इसका क्या करना है? इस स्टेटमेंट नहीं भी आता है तो भी पढ़कर इसको एलिमिनेट कर देना है। पश्चिम बंगाल से लेकर अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप से लेकर केरल से लेकर भारत की 7000 किलोमीटर की तटरेखा है। आप मुझे बताइए सभी जगहों पर पाया जाता है क्या मोनाजाइट? तो तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा को तो मैं काट देता हूँ, तीसरा को मैं काट देता हूँ, तीसरा को मैं काट देता हूँ। मुझे नहीं पता पहला दूसरा चौथा में लिखा हुआ सही है कि नहीं, लेकिन मैं इस स्टेटमेंट से अपना उत्तर निकाल सकता हूँ। वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी ही होना चाहिए। 1 2 4 इसका सही हो जाएगा। मुझे नहीं पता चौथा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड के द्वारा तो यही आंसर निकल रहा है। केरल का जो तट है वहाँ पर मोनाजाइट ज़रूर पाया जाता है, लेकिन भारत के सभी तटों पर हम नहीं कह सकते हैं कि मोनाजाइट अनिवार्य रूप से पाया जाता है। मोनाजाइट एस्क भारत, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। मोनाजाइट दुर्लभ मृदा तत्व थोरियम, लैंथेनम, सेरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और झारखंड में कुछ इलाकों में पाया जाता है ये, लेकिन समस्त तटवर्ती इलाकों में नहीं पाया जाता है, समस्त जगहों पर नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट और सिलीमेनाइट, ये बहुत ही खतरनाक सवाल था जो यूपीएससी में पूछा गया था। भारत उपयुक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं, मेजर मिनरल्स हैं? भारत सरकार का मिनरल रिपोर्ट आता है हर साल का, उसमें से एक ख़राब सा ये सवाल पूछा था यूपीएससी ने। बहुत ही ख़राब सवाल था। इस तरह के सवाल को हमेशा इग्नोर करना चाहिए एग्जाम में। उसने पूछा था कि इसको कौन सा आधिकारिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज बताया जाता है भारत सरकार के द्वारा। आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से प्रमुख खनिज है, मेजर मिनरल्स के रूप में नामित किया गया है। ये रटने वाला चीज़ है। 2 3 4 इसका हो जाएगा। क्रोमाइट, काइनाइट और सिलीमेनाइट होगा। भारत कुल 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिनमें 4 हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज, 5 परमाणु खनिज, 10 धात्विक, 21 गैर धात्विक, 55 छोटे खनिज शामिल हैं। उनमें से मेजर खनिज के रूप में जिनको नाम दिया गया है उनके बारे में पूछा गया था ये सवाल। इस्पात स्लैग निम्न में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? इस्पात स्लैग का उपयोग किस में किया जा सकता है? इस्पात स्लैग का यूज किस में किया जा सकता है ये पूछा गया है आपसे। आधार सड़क के निर्माण के लिए, यानी कि सड़क के नीचे जो बेस का हम निर्माण करते हैं, क्या उसके लिए इस्पात से जुड़े हुए स्लैग का उपयोग किया जा सकता है क्या? कृषि मृदा के सुधार के लिए एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें सुधार करना हमें। अगर वो मृदा खराब हो गया है, अम्लीय, क्षारीय वगैरह कुछ हो गया है, लवणीय हो गया है, तो उसमें सुधार के लिए इस्पात स्लैग का उपयोग कर सकते हैं क्या? सीमेंट के उत्पादन के लिए इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा दूसरे का? इसका आंसर डी हो जाएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है, सारे कथन यहाँ पर सही है। स्टील इस्पात स्लैग स्टील निर्माण के दौरान बनने वाला एक उप उत्पाद है जो पिघले हुए स्टील की भट्टियों में अशुद्धियों से अलग करने के दौरान उत्पन्न होता है, और इसका उपयोग एग्रीकल्चर लैंड को सही करने के लिए, इसका उपयोग सड़क निर्माण में और इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में, तीनों जगहों पर किया जा सकता है।
ये एनसीईआरटी सवाल था गुरु, ये एनसीईआरटी से था। भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। भारत में राज्य सरकार गैर कोयला खदान जो है उनका नीलामी कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, बताइए मुझे। आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं। आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं। राजस्थान में लोहा अयस्क की खदानें नहीं हैं। राजस्थान तांबा के लिए जाना जाता है, लोहा के लिए कर्नाटक मुख्य रूप से फेमस है। बाबा बुदान की पहाड़ियाँ याद कीजिए, मैंगलोर का बंदरगाह याद कीजिए। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि बाबा बुदान की पहाड़ी से निकलने वाला लोहा अयस्क को मैंगलोर के बंदरगाह से हम दुनिया भर में भेजते हैं। पढ़ा है आपने क्या एनसीईआरटी? चलिए यहाँ पर आ जाइए, कौन सा कथन सही हो जाए? केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा बिल्कुल गलत है। नवीन खनन कानून एवं खान और खनिज अधिनियम 2015 के अनुसार, इसीलिए जब आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन में डिटेल में मैं बोलता हूँ कि ये अधिनियम पास हुआ है, वो अधिनियम पास हुआ है, ये रहा खान अधिनियम, ये रहा सोना अधिनियम, चांदी अधिनियम, पता नहीं कौन कौन सा अधिनियम पढ़ाता हूँ। देखिए सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। 2015 के अनुसार गैर कोयला खानों की नीलामी संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी, इसीलिए पहला वाला कथन सही नहीं है। भारत मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में स्वर्ण खाने हैं। इसके अधिक झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी की बालू में स्वर्ण पाया जाता है। पहले बोलते थे कि स्वर्ण रेखा नदी के बालू में लोग जाते थे और सोना उठा कर ले आते थे, इतनी ज़्यादा स्वर्ण थी वहाँ पर। अब भी पाए जाते हैं वहाँ पर, लेकिन कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। लेकिन ये बोलना कि आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोना की खानें नहीं हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। बिहार के जमुई में सोना पाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाए। केवल 3 यहाँ पर सही है। राजस्थान उदयपुर, थूर, हुंडेर, नाथर की पाल लौह अयस्क खदानों के लिए प्रसिद्ध हैं, अतः कथन सही है। राजस्थान में लौह अयस्क की भी खदानें पाई जाती हैं। अगला सवाल है, मैंने क्या बोला था? राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें नहीं हैं, शायद ये पढ़ दिया था क्या? जो भी है, यहाँ पर राजस्थान में क्या है, लौह अयस्क की खदानें भी मौजूद हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों से किन में शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, एनसीईआरटी ज्योग्राफी अगर आपने पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छा है। अभी अगर समय मिले तो एक बार कम से कम 11th 12th का, 9th 10th 11th का तो ज़रूर ही पढ़ लीजिएगा। 9, 10 और 11 का वो काफ़ी अच्छा है, वो है ना। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों से किन में शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। शैल गैस के बारे में पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, तीनों के तीनों सही है। भारत में शैल गैस के संसाधन कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन और विंध्यन बेसिन में पाए जाते हैं। ये अलग अलग बेसिन होते हैं, प्राकृतिक गैस और शैल गैस वगैरह पाए जाते हैं वहाँ पर। अगला सवाल है 2015 ईस्वी के सवाल पर आगे। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्न में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? इस्पात का जो उद्योग होता है वो किस चीज़ का आयात पर निर्भर होता है, यही पूछा गया है यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा कोककारी, यानी कि कोकिंग कोयला जो होता है, उच्च क्वालिटी का कोयला चाहिए होता है, उसके हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। कोकिंग कोल का प्रयोग लौह अयस्क को पिघलाने में ईंधन के रूप में होता है। इसका अधिकतर आयात ऑस्ट्रेलिया से होता है। देश में उत्पादित कोकिंग कोल कुल ज़रूरत का केवल 10% ही है। भारत प्रतिवर्ष 3 से 3.2 करोड़ टन कोयला खरीदता है, जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से भारत में आता है। सोडा, पोटेशियम नाइट्रेट और अन्य रासायनिक यौगिकों का मिश्रण या नाइट्रोजन का ठोस रूप होता है सोडा। इसके लिए बिहार जाना जाता था। इसका प्रयोग रॉकेट के नोदकों, पटाखों और उर्वरक में होता था। इसका सर्वाधिक प्रयोग फॉस्फेट उर्वरक के निर्माण में होता है। भारत 2014 वर्ष का भारत का क्रूड स्टील उत्पादन विश्व में चौथा स्थान था, 2015 में तीसरा हो गया। 2021 में भारत का स्थान जो है वो चीन, भारत, जापान हो गया है। अब भारत स्टील उत्पादन में जापान को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। ओके, अगला सवाल है, देखिए, कोयला संस्तर, मीथेन और शैल गैस नामक 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। शैल गैस के बारे में पूछा गया है आपसे, ये उस समय का हॉट टॉपिक था, इसलिए आपसे पूछा गया है। कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिक अवसादी सेलों से निष्कर्षित की जा सकती है। भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में हैं, किंतु अब तक शैल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। उपयुक्त दोनों ही कथन सत्य नहीं है। बिना उत्खनन वाली कोयला संधियों मीथेन का निष्कर्षण कोयला संस्तर मीथेन कहलाता है, जिसको CBM कहा जाता है। ठीक है, ये एक प्राकृतिक गैस है जिसमें मीथेन के अलावा कुछ हाइड्रोजन व गैर हाइड्रोकार्बन्स और गैर हाइड्रोकार्बन्स दोनों पाए जाते हैं। शैल गैस एक प्राकृतिक गैस है जो जैव समृद्ध होता है।
अति उत्कृष्ट रवेदार चट्टान जैसे सैल चट्टान, मड स्टोन या लेमिनेटेड सिल स्टोन से प्राप्त की जाती है। इसे अवसादी सैलों से निष्कासित किया जाता है। इसे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक से प्राप्त किया जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। ये सैल है, सैल का मतलब पत्थर हो गया, ठीक है, बड़े बड़े। इनके बीच में जो खाइयाँ गैप होते हैं ना, इनमें ये गैस पाए जाते हैं। इनको निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। इनको निकालने पर अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। निकालने की तकनीक कौन सा होता है तो वो ज़रा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है। वो है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक इसको कहा जाता है, जिसमें भारी मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है। जल का उपयोग करके इन गैसों को बाहर निकाला जाता है और इनका उपयोग किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इस चीज़ को शुरू किया गया था, उसके बाद अब दुनिया भर में प्रचलित हो गया है। भारत में कम प्रचलित इसलिए है क्योंकि इसके उत्पादन में कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा लगता है। इसके उत्पादन में, सैल गैस के उत्पादन में कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा लगता है, इसलिए भारत में कम प्रचलित है ये। हालांकि भारत में भी कुछ बेसिन में, कावेरी बेसिन वगैरह, विंध्य बेसिन में पाए जाते हैं सैल गैस, लेकिन भारत में उत्पादन का प्रचलन कम है। यूएस में सबसे ज़्यादा सैल गैसों का उत्पादन होता है। अगला देखिए क्या है, भारत में सैल गैस पाए गए हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निम्नलिखित बेसिन की पहचान की थी, जिसमें कैम्बे, असम अराकान, गोंडवाना, कृष्णा कावेरी, इंडो गंगा मैदान और विंध्यन बेसिन, जो पिछले सवाल में मैंने आपको करवाया, इन सभी जगहों पर सैल गैस पाए जा सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न से कौन से भारतीय कोयले का अभिलक्षण है। भारतीय कोयला जो होता है उसका अभिलक्षण कौन कौन सा इनमें से, ये पूछा गया है आपसे। देखिए क्या क्या हो जाएगा इसका। उच्च भस्म अंश, यानी कि जलने के बाद भारी मात्रा में राख छोड़ेगा। निम्न सल्फर अंश, सल्फर कम उत्पादन होता है क्या। निम्न भस्म संगलक तापमान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एक, केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है। भारत में प्राप्त कोयले में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। भारतीय कोयले में भस्म या राख की मात्रा मध्यम 22 से 53% से उच्च स्तरीय होती है, अतः विलक्षण 1 सही है। भारतीय कोयले में सल्फर की मात्रा निम्न होती है, ये लगभग में 0.40-0.66% के आसपास में होती है। भारतीय कोयले का भस्म संगलन तापमान उच्च होता है, जो 1500 से 1663 डिग्री सी के बीच में होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है। तापमान भी काफ़ी उच्च चाहिए होता है इसको। अगला सवाल देखिए, इसी में क्या दिया। भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारत का कोयला के क्षेत्र 2 भागों में है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र और टर्सरी कोयला क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र में आपको झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में मिलेगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या मिलेगा, कोयला। और टर्सरी कहाँ पर मिलेगा, तो ये मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर में आपको टर्सरी कोयला मिल जाता है। कोयलों को उद्योग की रोटी या काला सोना भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है 2012 ईस्वी का। कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है। ये पूछा है कि भारत में कोयला तो खूब उत्पादन होता है, लेकिन फिर भी भारत को बाहर से कोयला क्यों मंगाना पड़ता है। बहुत ही छोटा सा सुंदर सा सवाल पूछा है, आप ज़रा तर्कों के साथ सोचिए, इसीलिए सोचना ज़रूरी होता है। भारत की यह नीति है कि वो अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे, वर्तमान उपयोग के लिए से अन्य देशों से आयात करे। भविष्य के लिए कोई कोयले को सुरक्षित रखना चाहेगा क्या। जब आने वाले समय में हम कोयले को बंद करने की बात कर रहे हैं, तो क्या हम भविष्य के लिए कोयले को सुरक्षित रखेंगे क्या, बताइए मुझे। आने वाले समय हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, तो क्या हम कोयले को सुरक्षित रखेंगे, ज़रा सोचिए। इस तरह के बड़े बड़े सवाल है, दूसरा तीसरा पढ़ना भी नहीं है हमें इस सवाल में। पहला ही हमें इतना इलॉजिकल चीज़ लग रहा है कि उसको हम काट देते हैं, देखते हैं आंसर निकलता है कि नहीं। इसका दूसरा तीसरा आंसर हमें नहीं पता, दूसरे तीसरे में क्या लिखा है, इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट कौन पढ़े भाई। दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। भविष्य के लिए कोयला कैसे सुरक्षित रख सकता है। हम बात करते हैं कि हम आने वाले समय में कोयले का जो उपयोग है वो बंद कर देंगे, तो हम अभी जितना हमारे पास कोयला है उसको हम बचा करके क्या करेंगे, ठीक ना। भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडारण है भारत के पास। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन विश्व कोयला संगठन के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला का उत्पादक भी है। इसके बावजूद हमें कोयला मंगाना पड़ता है, क्यों। भारत में कोयले के बृहद भंडार होने के बावजूद इसके ऊर्जा संयंत्रों व स्टेशन पर ईंधन की आपूर्ति अपर्याप्त है, जिसके चलते विद्युत उत्पादन व परीक्षण क्षमता, ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी अपर्याप्त है। इसलिए हमें कोयले की आपूर्ति बाधा बनती है। कोयला स्टेशनों में ईंधन की अपर्याप्त आपूर्ति के चलते विद्युत की कमी और ब्लैकआउट की घटनाएं भी देखी जाती हैं। और भारत में जो कोयला पाया जाता है वो निम्न कैटेगरी का भी होता है। भारतीय इस्पात कंपनी को बड़ी मात्रा में कोकिंग कोयले की आवश्यकता पड़ती है। इस मामले में घरेलू आपूर्ति की कमी पड़ती है, जिसके कारण से बाहर से मंगाना पड़ता है। पहले भी एक सवाल था
कुकिंग कोयला से, उसके बाद भी सवाल था। आपको दिख रहा है कि कितना सवाल पूछा जाता है ईंधन वगैरह से। इसका अतिरिक्त लौह इस्पात उद्योग के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त कोयले की आवश्यकता होती है, जिसका भारत में अभाव पाया जाता है। अगला पूछा है कि निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। तो घाट प्रभा तेलंगाना जो है ये गलत हो जाएगा, ये कर्नाटक में है। गांधी सागर इंदिरा सागर देख लेते हैं। मैथौन आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये झारखंड में है। तो दो तो गलत हैं गारंटेड, बाकी दो को देखते हैं कि चंबल नदी मध्य प्रदेश पर गांधी सागर बांध राष्ट्रीय महत्व के 5 जलाशयों में से एक है। इंदिरा सागर पोलावरण परियोजना आंध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी जिले के पोलावरण मंडल के रामपट्टा गांव के निकट गोदावरी नदी पर स्थित है। हालांकि प्रश्न में दिया गया कि इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में इंदिरा सागर पोलावरण शामिल होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। 3 युग में यहाँ पर गलत दिया हुआ है, एक ही यहाँ पर सही है। मध्य प्रदेश वाला एक गांधी सागर सही है, बाकी घाट प्रभा, इंदिरा सागर और मैथौन तीनों यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जल के बारे में, नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। एनसीईआरटी में किस जगह पर कितना फ्रेश वाटर पाया जाता है, वो डिटेल में लिस्ट बनाकर दिया हुआ है। ध्रुवीय हिमक्षत जो है और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, जो ग्राउंड वाटर हैं उनसे ज़्यादा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा, तो केवल दूसरा सही है। धरातल के लगभग 2/3 से भी अधिक भाग जल से ढका हुआ है। जलमंडल, महासागर वगैरह सब कुछ आते हैं। 97% महासागर में है जो पीने योग्य नहीं है। 3% में अधिकांश भाग हिम चादरों यानी कि ग्लेशियर, हिम नदियों और फिर भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। नदियों और झीलों में जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। नदी और इतनी बड़ी बड़ी जो झीलें दिखते हैं आपको दुनिया भर में, उसमें जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है अगर कंपेयर करेंगे हम तो। अलियार, ईसापुर और कंसबती जैसे ज्ञात स्थलों में क्या समानता है, तो ये सब जल के भंडार के लिए स्थल बनाए गए हैं। अलियार, ईसापुर और कंसबती 3 जल भंडार के स्थित हैं। अलियार बांध तमिलनाडु में है, ईसापुर बांध पेनगंगा नदी महाराष्ट्र और कंसाबती जो बांध है ये आपका पश्चिमी चंपारण में है, बांकुरा जिला में। निम्न से कौन से क्या लिखा है, द्रप्स या ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग के लाभ हैं। ड्रिप सिंचाई का अगर हम उपयोग करते हैं तो उसके क्या ये लाभ हैं, ये पूछा गया है आपसे। खरपतवार में कमी होगी, अगर केवल फसल जो है उसी पर पानी डालेंगे, इर्द गिर्द के भाग में पानी कम डालेंगे तो वहाँ पर पेड़ पौधे कम जन्मेंगे। मृदा लवणता में कमी होगी, मृदा अपरदन में कमी होगी। कौन सा इसका लाभ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा यहाँ पर। ड्रिप सिंचाई प्रणाली में सही उत्तर पूछा है। सिंचाई की एक उन्नत विधि है जो शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई का एक मानक तरीका है, जिससे पानी और खाद की बचत होती है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं। चूँकि सिंचाई प्रणाली मिट्टी का कम हिस्सा नम होता है, इसलिए खरपतवार भी कम ही होते हैं। इस विधि में पानी सीधे फसल की जड़ों में दिया जाता है, जिससे मृदा अपरदन में भी कमी होती है, इसलिए इसे भू अपरदन की समस्या नहीं उत्पन्न होती। इसलिए कथन 3 भी यहाँ पर सही है। इसलिए यहाँ पर उत्तर दिया गया है पहला और तीसरा यहाँ पर सही है। पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन में ही नहीं है, इसीलिए पहला तीसरा यहाँ पर सही दिया गया है। अगला सवाल है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम बहुत पहले का एक कार्यक्रम है, लेकिन 15-16 में ये आपसे पेपर में पूछा गया है। 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपभोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया। कौन सा कथन सही है यहाँ पर, ये पूछा गया है आपसे, तो दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में बृहद मध्यम सिंचाई परियोजना को पूर्ण करने में तेजी लाने हेतु वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया है, 96-97 में शुरू किया गया था। किसके लिए शुरू किया गया था, सिंचाई के लिए शुरू किया गया था, ना कि किसानों को ऋण देने के लिए शुरू किया गया था। पहला तो वैसे ही पढ़ के ही आप गलत कर सकते थे उसको। यह निर्धन किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ नहीं किया गया था, इसीलिए पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है।
भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2015 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई, जिससे अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य बनाया गया था। 2015 में कृषि सिंचाई योजना शुरू किया गया। इसीलिए कृषि सिंचाई योजना का जो इतिहास है, जिसमें त्वरित सिंचाई योजना है और कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, इसको यूपीएससी ने अपने पेपर में पूछ लिया था। अब आप सवाल का शायद क्रम समझेंगे। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं? एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम बड़ा ही उन्नत सा कार्यक्रम माना जाता है। इसका लाभ पूछा गया है आप लोगों से। इसका लाभ क्या होगा जरा पढ़िए यहाँ पर। मृदा के बह जाने की रोकथाम, देश के 12मासी नदियों की मौसमी नदियों से जोड़ना, वर्षा जल संग्रहण, भौम जलस्तर का पुनर्भरण, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1, 3, 4 यहाँ पर सही है। 12मासी नदियों को आपस में जोड़ने का बिल्कुल गलत था, ये तो गलत ही लिखा हुआ है। दूसरा को अगर आप एलिमिनेट करते तो आपका आंसर निकल कर आ जाता। दूसरा को अगर आप एलिमिनेट करते तो आपका उत्तर निकल कर 1, 3, 4 आ रहा है। यहाँ पर ये दिया हुआ है। 2009 और 10 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम। ये क्या था? तो इसमें था भाई मृदा क्षरण, मृदा के बहाव को रोकना है और चारक उपलब्धता में वृद्धि करना है, हाउस होल्ड की आय में वृद्धि करनी है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इसको शुरू किया गया था। राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जल मिशन को अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर यह पूछा गया है आपसे। ज़रा देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। शहरी क्षेत्र की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकती है। मतलब कि जो वेस्ट वाटर होता है उसी को रिसाइकल करके हम लोग क्या करेंगे तो शहरी क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। अगला लिखा हुआ है कि ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल का अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत है, जल की आवश्यकता की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सके। तो ये भी सही यहाँ पर दिया हुआ है। पहला दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। हिमनद से उद्गमित सभी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जोड़ दी जाए। ये आपको सही लगता है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों को हम दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ देंगे, तो सही लगता है, तार्किक लगता है आपको। तीसरा आप काट सकते हैं, तीसरा आप काट सकते हैं। अगला क्या है कि सरकार कृषकों द्वारा भौम जल निकालने के लिए बोरिंग में, ये सब तो गलत ही दिया हुआ है। इसका उत्तर 1 और 2 हो जाएगा। इसका उत्तर 1 और 2 हो जाएगा। अगला सवाल है राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन से निपटने के 2009 में घोषित किया गया 8 घटक नेशनल एक्शन प्लान में एक प्रमुख घटक है। इस मिशन का उद्देश्य जल का संरक्षण, व्यर्थ जल की मात्रा में कमी, जल का समान वितरण, एकीकृत जल संसाधन विकास प्रबंधन के माध्यम से प्राप्त करना है। इसका 5 उद्देश्य रखा गया था और इसी उद्देश्य से आपसे सवाल पूछा गया था 2012 ईस्वी में। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल यही रहेगा कि सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सूक्ष्म सिंचाई के बारे में पूछा गया है। मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकेगी। मृदा से उर्वरक और पोषकता जो होती है उसकी हानि को रोका जा सकेगा सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम के तहत में। यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जलस्तर को कम होने से रोका जा सकेगा। मैंने आपको सिखाया था एलिमिनेशन का मेथड, जिसे बताया था ओनली, केवल, एकमात्र, एक छत्र, एकाधिकार, इस तरह के जो लगातार इस तरह के शब्द होते हैं उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एकमात्र लिखा हुआ है यहाँ पर, दूसरा को आप काट सकते हैं। इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। तीसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है, पहला भी बिल्कुल सही दिया हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो का एंड करते हैं। अगले वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आपका पीटी जब भी हो, अगर आप रेगुलर नहीं रहे तो आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा। फिर पीटी के एग्ज़ाम के रिजल्ट के दिन को याद कीजिए। जब भी पढ़ने में मन नहीं लगता है तो रिजल्ट का दिन अच्छा नहीं लगता अगर आपका पीडीएफ में नाम ना हो तो, इसलिए पढ़िएगा रेगुलर, वही सही तरीका रहता है। बाकी चीज़ें छोड़कर केवल पढ़ाई पर ध्यान दे दीजिए, करियर बन जाएगा आपका। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।